हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्रिकेट दिन भर के इस फर्स्ट एपिसोड में मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं, तो एंड तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो के। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर करिएगा। तो चले फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ अगर हम बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, डे 3 एंड हो चुका है। ऑल्दो इंडिया ने 399 रन्स का टारगेट दिया है इंग्लैंड को, उसके बावजूद इंग्लैंड जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अपने बेसबॉल स्ट्रेटेजी से इंडिया को 50 से 60 ओवर्स के अंदर ही हरा देंगे। और ये मैं आपसे पर्सनली नहीं कह रहा हूं, ये कहा है जेम्स एंडरसन ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जेम्स एंडरसन ने कहा है कि भाई जब हमारी बात हो रही थी ब्रेंडन मैकलम के साथ, तो ब्रेंडन मैकलम ने कहा था कि अगर इंडिया जो है वो 600 रन का टारगेट भी देगी तो भी हम जाएंगे ऑल आउट। उसने ये भी कहा कि इंडिया जो है उसके पास अच्छी खासी लीड थी। स्टिल हमें ऐसा लगा पर्सनली एज अ ओपोनेंट, जब हम बॉलिंग कर रहे थे इंडियन बैट्समैन को, तो इंडियन बैट्समैन जो थे वो बहुत नर्वस थे। डिस्पाइट उनके पास एक अच्छी बड़ी लीड थी, वो नर्वस थे। उन्हें आइडिया नहीं था कि कितना टोटल जो होगा वो सेफ होगा। अगर आप इस पूरे दिन का, आज के इस पूरे दिन का अगर एनालिसिस भी करते हैं, तो एक टाइम था जब इंडिया जो थी अराउंड 276 कुछ रन्स पे थी, ठीक है, और 6 आउट थे इंडिया के। उसके बावजूद लास्ट जो सेशन हुआ उसमें इंडिया ने सिर्फ 28 रन जो है वो इंक्लूड करे, उससे ज्यादा वो बना नहीं सका। जिससे ये प्रूव होता है कि इंडिया ने, ऑल्दो अगर हम टोटल देखें 399 रन्स बुरे रन्स नहीं है, बट जिस तरह का इस वक्त स्टार्ट मिला है इंग्लैंड को, सिर्फ एक विकेट गिरी जो अश्विन ने ली है, उसके बावजूद इंग्लैंड जो है वो 67 रन्स की उसने अभी तक रन जो है वो बोर्ड पे लगा दिए। और अब अगर देखा जाए तो शायद 330 या 32 रन का जो रिमेनिंग जो है वो रन्स बचे हैं जीतने के लिए इंग्लैंड के पास। जिस तरह की इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है, तो अभी ये मैच जो है पूरी तरह इंडिया के फेवर में नहीं गया है। ऑल्दो जो रूट को इंजरी जरूर हुई है, एंडरसन ने ये भी बताया कि भाई जो इंजरी है वो उससे पहले जो रूट को प्रैक्टिस सेशन में भी उसी जगह पे, उसी फिंगर पे लगी थी, आज भी उसे वहीं पर ही लगी है, लेकिन कोई इतनी ज्यादा सीरियस बात नहीं है। रूट जो है वो अपनी बैटिंग पोजीशन पे बैटिंग करने जरूर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि रूट को इंजरी हुई है तो एक इंग्लैंड को बहुत बड़ा झटका लगेगा। मैं नहीं समझता हूं कि झटका लगा है, क्योंकि वो बैटिंग करने तो जरूर आएगा। ऑल्दो जो रूट की अपनी पर्सनल अभी तक कोई ऐसी उसने रन्स नहीं करे। अगर मैं बात करूं अभी तक ये दो मैचेस जो होने, पहला मैच जो हुआ या सेट, और जो अभी दूसरा मैच चल रहा है, बट स्टिल ऑन पेपर रूट का नाम होना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इन टोटल, जैसे मैंने आपको बताया था सेकंड टेस्ट मैच के स्टार्ट होने से पहले, कि इंडिया के पूरे जितने भी ये प्लेयर्स हैं इनके मिलाकर कुछ अराउंड 10,000 रन हो रहे हैं, और जो रूट के अकेले ही 11,000 रन हैं। तो इंग्लैंड अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो ये मैच जीत सकती है, अपनी बेसबॉल अप्रोच के थ्रू ये मैच आराम से जीत सकती है। और 60 to 70 ओवर्स के बीच में इंग्लैंड जो होगा वो टारगेट करेगा कि वो ये रिमेनिंग जो रन्स हैं वो स्कोर करे और एक हिस्टोरिक विन, एक और हिस्टोरिक जो विन है वो अपने नाम करे। बात करें थोड़े से इस मैच के ऊपर, तो इस मैच में जो है बहुत सारी चीजें जो हुई वो अच्छी हुई, इंटरेस्टिंग हुई। जैसे हमने देखा कि सबसे पहले तो एंडरसन, मतलब वो इस एज में आने के बाद भी उसने जो फिटनेस दिखाई, पहली इनिंग्स में 3 विकेटें ली, अभी उसने 2 विकेटें ली। ऑल्दो स्पिन पे जो है मैं समझता हूं इंग्लैंड को थोड़ा डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि रूट जो है उसने बॉलिंग नहीं करी अपनी फिंगर इंजरी की वजह से। बट एंडरसन ने एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उसके बाद अगर हम इंडिया की साइड से बात करें तो जायसवाल ने जो 200 रन लगाए अकेले। अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की बात करें इंडिया की, तो उसमें अकेले जायसवाल ने ही इंडिया को एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। वरना अगर जायसवाल जो है जल्दी आउट हो जाता तो इंडिया के ये रन्स भी नहीं होते। सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो शुभमन गिल, फाइनली शुभमन गिल ने भाई कोई 12-13 इनिंग्स के बाद अपनी सेंचुरी स्कोर करी है। अच्छा, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये भी बताया जा रहा है कि शुभमन गिल को
ड्रेविड की तरफ से एक फाइनल अल्टीमेटम मिला हुआ था कि अगर तो भाई तुमने इस मैच में भी परफॉर्म नहीं करा तो शायद हम तुम्हें कंसीडर ना करें अगले मैच के लिए। और शुभमन गिल ने बताया कि भाई मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैं फिर रणजी ट्रॉफी जाके खेलूंगा, बट अब उसने जो उसकी क्रिटिसिज्म हो रही थी, जो भी क्रिटिक्स थे, उसने अपनी परफॉर्मेंस से उसका मुंह जो है वो उनका मुंह जो है वो बंद करा दिया है। उसने कहा कि भाई इसी तरह ही होता है, जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो सब आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, जब आप बुरा परफॉर्म कर रहे हो तो सब आपको नीचे गिरा रहे होते हैं। बट भाई मैं आपको अगर पर्सनली बताऊं शुभमन गिल, अगर आप ये वीडियो देखोगे तो एक बात समझो, एक होता है बुरा परफॉर्म करना, एक होता है घटिया परफॉर्म करना। तो आप घटिया परफॉर्म कर रहे थे लास्ट 12-13 इनिंग से। जिस पोजीशन पे आप आकर खेल रहे हो, आप एज एन ओपनर खेल रहे थे, आपने जब टीम में जगह बनाई तो आप एज एन ओपनर आए, आपने रिक्वेस्ट करी कि मैं एज एन ओपनर नहीं, मैं वन डाउन खेलना चाहता हूं। वन डाउन वो किसकी पोजीशन थी? पुजारा की। पुजारा की पूरी लेगेसी है, जिस तरह की पुजारा ने परफॉर्मेंसेस दी है उस पोजीशन के ऊपर, और इवन आज भी पुजारा डोमेस्टिक में रन्स कर रहा है, तो आपको उस पोजीशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको उस पोजीशन के ऊपर अगर आप आ रहे हो तो आपको जस्टिफाई करना है। आपको टीम मैनेजमेंट लेकर नहीं आई, आपने खुद रिक्वेस्ट करी कि मैं उस पोजीशन में खेलना चाहता हूं। तो जब आपकी बात रखी गई तो आपका बनता है कि यार आप उस पोजीशन को आगे जस्टिफाई करो, क्योंकि आपकी वजह से एक बंदा जो परफॉर्म कर रहा है, जिसकी पूरी लेगेसी है, वो उस टीम में जगह नहीं बना पा रहा है, जस्ट बिकॉज आप जो एक यंगस्टर हो और आप में पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि आप में पोटेंशियल नहीं है, इट्स जस्ट कि शायद जो रीसेंट पास्ट में आपने जो अच्छी परफॉर्मेंस दी, स्पेशली अगर आप आईपीएल की बात करो, शुभमन गिल इस आईपीएल जो लास्ट 2023 का जो आईपीएल हुआ, उसके बाद शुभमन गिल का एक नाम जो वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया वर्ल्ड क्रिकेट में। जिस तरह की आपने ऑलमोस्ट विराट कोहली का आपने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था आईपीएल का, तो आपने जिस तरह का नाम बनाया, उसके बाद फिर आपको जब फेम मिल रही है, आप इसको एंजॉय तो कर रहे हो ना। अगर तो आप उस फेम के मिलने के बाद आप हम्बल हो तो समझ में आता है, बट आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप इंटरव्यूज दे रहे हो, आप हर तरह की चीजें, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो। तो जब आप उस चीज का फायदा उठा रहे हो तो उस चीज के नुकसानात भी जो है वो भी आपको लेने ही पड़ेंगे। और ये ऐसे कोई चीज नहीं थी जिसपे आपको एक टारगेट बनाकर, सॉफ्ट टारगेट बना के आपको क्या नाम है क्रिटिसाइज किया गया। आपकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, और अभी भी आपने सिर्फ एक सेंचुरी स्कोर करी है। जिस तरह से आप आउट हुए हो, सेट होने के बाद, सेंचुरी करने के बाद, आप एक फजूल सा शॉट मार के जहां उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, आप रिवर्स स्वीप खेलकर आप आउट हो गए। तो आपको भी ये आपको माइंड में रखना चाहिए कि जिस तरह से जायसवाल ने, उसने सिर्फ 100 मार के वो आउट नहीं हो गया, उसने उस 100 को 150 करा, पहले उस 150 को फिर 200 करा। आप देखो कि 200 उसने किस तरह से किया, क्योंकि उस दौरान उस टाइम फ्रेम में कितनी विकेट्स जो थी वो गिर गई थी। तो जायसवाल ने कंपैरेटिवली आपसे बहुत समझदारी वाली इनिंग्स खेली थी, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो आपको भी चाहिए था कि भाई जब आप देख रहे हो कि आपके साथ के जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, अय्यर आउट हो गए, पाटेदार वो जल्दी आउट हो गया, उसके बाद जो भरत है वो भी आउट हो गया, अक्षर आपके साथ खेल रहा है, एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई है, आप उसको बड़ा लेकर जाते हैं। आप इस टोटल को 399 के टोटल को आप इसको और बड़ा कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह की इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है, ये टोटल इंग्लैंड के लिए कुछ बड़ा नहीं है। उनके सिर्फ 2 प्लेयर्स अगर चल गए जिन्होंने लंबी इनिंग्स खेल ली, 2 अगर 100 आ गई या 100, 170, 80 आ गया, आप देखिएगा आप इस मैच से किस तरह से बाहर होते हो। फिर आपको इस चीज में रिग्रेट होगा। अक्षर बहुत अच्छा खेल रहा था शुभमन गिल के साथ, लेकिन जिस तरह की जो बॉल पड़ी अक्षर को, उसमें अक्षर कुछ कर नहीं सकता था, तो अक्षर को आप ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हो। बट एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कह रहा हूं कि जो ये भरत है वो किसकी पर्ची है भाई, वो किस कोटा सिस्टम में वो खेल रहा है। क्या इंडिया के पास इतनी बड़ी जो उनका पूल है प्लेयर्स का, इतनी स्ट्रॉन्ग का सिस्टम है क्या? और कोई विकेट कीपर नहीं है इंडिया के पास, सिर्फ एक भरत बचा है। तो ये चीज जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस बिना पे खेल रहा है। मतलब कोई उसकी ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आपके पास ऋषभ पंत नहीं है, तो आप ऋषभ पंत को अगर रिप्लेस, ऑल्दो ऋषभ पंत का कोई रिप्लेसमेंट अभी नहीं होगी, बट इससे बेहतर आपके पास जरूर विकेट कीपर होगा। आप सरफराज खान को ले सकते थे, ऐसा नहीं कि सरफराज खान विकेट कीपिंग नहीं कर रहा है, वो भी विकेट कीपर करते हुए आ रहा है, तो आप सरफराज खान को विकेट कीपर खिला सकते थे। बट आपने पालेकर को खिलाया, अच्छा था, अच्छी बात है, आपने उसको खिलाया दोनों, बट दोनों का खेलना बनता था। प्लस आपने वो जो फास्ट बॉलर है आपके कुमार करके कुछ,
मैं उनका नाम भूल जाता हूं उस बंदे का भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने उसको क्यों खिलाया। एक तरफ आप जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस देखो, उसने 6 विकेटें ली, कमर तोड़कर रख दी इंग्लैंड की। वो यॉर्कर जो थी वो मतलब मजा आ गया था जब वो जसप्रीत बुमराह ने ओली पॉप को वो यॉर्कर मारी थी। दूसरी तरफ आप इस कुमार को देखो, इससे बेहतर तो था कि आप शहराज को ही खिला लेते, उमेश यादव को खिला लेते। उमेश यादव को आप भूल गए हो। विराट कोहली ने जिस तरह से उमेश यादव को यूज किया था, मतलब आज उमेश यादव का करियर खत्म नहीं हो गया है। अभी आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है फास्ट बॉलर की मैं देखूं आफ्टर सिराज, तो उमेश यादव का बनता था, मोहम्मद शमी भी नहीं है आपके पास, तो आपको चाहिए था क्या, तो आप वो खिलाओ। ऑल्दो आप जो आइडियल जो अगर टीम होती है आपकी, तो आप एक और स्पिनर खिला सकते थे, वाशिंगटन सुंदर को भी खिला सकते थे। आपके पास एक अच्छा बॉलिंग का भी ऑप्शन होता, एट द सेम टाइम आप अपनी बैटिंग को भी और क्या नाम है स्ट्रॉन्ग कर देते। बट मुझे नहीं समझ में आया कि 2 फास्ट बॉलर को ले जाना क्या लाजमी। इंग्लैंड को भी देखो ना, इंग्लैंड एक फास्ट बॉलर के साथ गया, पहले मैच में वो मार्क वुड के साथ गया, इस मैच में वो गया एंडरसन के साथ। तो आप भी तो एक फास्ट बॉलर के साथ जा सकते थे। आपके बाकी जो चाहे पहले सिराज खिला हो या अभी कुमार खेल रहा है, उन दोनों की कोई ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं थी कि यार आप बोलो कि यार खिलाना है फास्ट बॉलर्स को। आप बुमराह को खिलाते, बुमराह एक ऐसा एक्सेप्शनल टैलेंट है जो बाकी सबसे अलग है, तो आप उसको हर कंडीशन में यूज कर सकते हो, हर कंडीशन में आप उसको खिला सकते हो। बट बाकी आपके ऐसे जो फास्ट बॉलर्स, मैं नहीं समझता हूं कि आफ्टर बुमराह कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर कि आप उसको हर कंडीशन में खिलाओगे। इनफैक्ट मैं अगर शामी या शराज की भी बात करूं तो वो भी ऐसे बॉलर नहीं कि आप हर कंडीशन में वो आपको परफॉर्म करके देंगे। बुमराह एक्सेप्शनल है। जिस तरह एंडरसन जो है वो मतलब इस पिच के ऊपर वो देखो जिस तरह से वो मूवमेंट कर रहा है बॉल की, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस की बेस में उसने विकेट्स लिए हैं। तो इंडिया को अभी भी मैं समझता हूं कि चांसेस हैं जीतने के। अगर आज इंडिया 2-3 विकेटें ले लेती तो मैं समझता हूं कि इंडिया बहुत ही क्या नाम है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती है मैच जीतने के लिए, और बहुत कॉन्फिडेंटली जाता रोहित शर्मा और टीम इंडिया जो है वो वापस ड्रेसिंग रूम में। बट क्योंकि सिर्फ एक विकेट गिरी है अभी, और अभी अच्छी खासी बैटिंग बाकी है इंग्लैंड की, और सिर्फ 1 या 2, मैं समझता हूं अगर 2 प्लेयर्स अगर जम गए इस अभी क्रीज पे और लंबी पार्टनरशिप हो गई, 150-200 रन की पार्टनरशिप हो गई, इंग्लैंड आसानी से ये मैच जो है वो अपने पास लेके जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टोटल नहीं है, इतना बड़ा टारगेट नहीं है, और अच्छे खासे अभी ओवर्स बाकी है, अराउंड 150 कुछ ओवर शायद बाकी हैं। और आप अभी भी कॉन्फिडेंस देखो एंडरसन का या मैकैलम का, उनकी अप्रोच देखो, मतलब जिस तरह की अप्रोच इंग्लैंड की होती है मैच को लेकर। आप अभी भी, और सही बोला एंडरसन ने कि आप अभी भी श्योर नहीं थे कि कितना टारगेट जो है वो आप कर सकते हो कि बेस्ट है। पहली इनिंग्स में जायसवाल था, इस इनिंग्स में गिल है। रोहित शर्मा मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होगा, मतलब इस पिच पे जहां पर जायसवाल ने 200 रन स्कोर कर लिए, गिल ने क्या नाम है फाइनली रन स्कोर कर लिए, अक्षर पटेल के रन आ गए, अश्विन ने अच्छे खासे रन स्कोर कर लिए, वहां पर आप वापस जल्दी से आउट हो गए। तो रोहित शर्मा के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और मैं समझता हूं अगर इंडिया जो है एक और स्पिनर के साथ जाता है यहां पर, तो मैं आपको गारंटी बोल सकता था कि इंडिया के चांसेस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है मैच जीतने के लिए, क्योंकि फास्ट बॉलर से एज सच कोई हेल्प नहीं मिल रही है। कुमार कोई ऐसा इंप्रेसिव बॉलर नहीं है। आपके पास बुमराह था, आप एक और स्पिनर खिलाते, आप देखते आपको एक अलग ही चेंज नजर आता अपनी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, क्योंकि पिच इस तरह की है, और अब और भी ज्यादा टर्न मिलेगा। तो इंडिया के चांसेस इस वक्त मैं समझता हूं 60% जरूर है, 60-70% इंडिया के चांसेस है ये मैच जीतने के। लेकिन स्टिल अभी ये पूरी तरह ये नहीं हुआ, क्योंकि अभी खाली 13, 14 या 15 ओवर जो थे बाकी वो आज के दिन में वो हो सके। अब कल इंग्लैंड आएगी, अब पता चलेगा कि इंग्लैंड किस अप्रोच से ज्यादा है। जिस तरह से जो स्टेटमेंट्स दिए हैं एंडरसन ने या बाकी की जितनी की भी अभी तक उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो जाएंगे ऑल आउट, वो खेलेंगे बेसबॉल, और आई कैन अश्योर यू वो कोशिश करेंगे 60, 70 या मैक्सिमम 80 ओवर में ये मैच हम खत्म कर दें। इसमें वो विकेट्स गिरा भी सकते हैं, इसमें वो मैच जीत भी सकते हैं। और जिस तरह की बॉलिंग है इस वक्त, अगर मैं देखूं क्या नाम है इंडिया की, तो चैलेंज जरूर देगा इंडिया, बट ये मैच अभी भी इंडिया के पास नहीं गया है, जबकि इंडिया के पास होना चाहिए था। जब उन्होंने पहली इनिंग्स में इतना बड़ा टोटल सेट कर दिया था, इतनी ज्यादा उनके पास ऑलरेडी लीड थी, उसके बावजूद सिर्फ 399 रन का टारगेट दे सकी इंडिया। तो देखते हैं कि ये मैच कौन जीतेगा, क्या इंडिया जीत सकेगी या
इंग्लैंड जो एक बार फिर हिस्ट्री बनाने में कामयाब होगी। मैं पर्सनली बेट करता हूं कि इंग्लैंड जो है वो जीतेगा ये मैच भी। इंग्लैंड के ज्यादा मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं, ऑल्दो इंडिया के चांसेस अभी अगर मैं ऑन पेपर देखूं ज्यादा लग रहे हैं, बट आई डोंट नो क्यों मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही है कि इंग्लैंड जो है वो ये मैच जीतने वाला है। मैं गलत हो सकता हूं, हो सकता है भाई मैं गलत भी हूं, बट इट जस्ट माई गट फीलिंग कि मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड जो है ये मैच जीत सकता है। इंग्लैंड तगड़ा आएगा, देखते हैं बाकी कल क्या होता है। कल का जब दिन स्टार्ट होता है किस तरह से इंडिया आती है, क्या इंडिया अर्ली ब्रेक थ्रू ले सकती है। इंडिया को अगर ये मैच जीत रहा है तो उसको अर्ली ब्रेक थ्रू लेनी पड़ेगी और बुमराह को एक बार फिर से एक्सेप्शनल कुछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी भाई अगर हम बात करें विराट कोहली के बारे में, तो भाई अभी एक दिन पहले डिविलियर्स जो थे उसने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहा था वो किसी फैन के साथ। तो उससे पूछा गया कि भाई विराट कोहली के बारे में ना, एक फैन ने, तो उसने बताया कि विराट कोहली जो है वो बहुत ठीक है, खुश है, कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि जब से विराट कोहली ने 2 जो मैचेस थे उससे ऑप्ट आउट किया है तो बहुत ज्यादा मीडिया में ना अलग अलग तरह की न्यूज आना स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले भाई बात की जा रही थी कि हो सकता विराट कोहली की जो उनकी जो माँ है, उनकी जो अम्मी है, उनकी भाई तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से विराट कोहली जो है वो उसने क्या नाम है ये डिसीजन लिया कि वो 2 जो मैचेस हैं वो नहीं खेलेगा। जिसके बाद विराट कोहली के भाई ने आके उस न्यूज के ऊपर भाई क्लैरिफिकेशन दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रूमर्स है और आप लोगों को भाई विराट कोहली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसने जो भी जो रेलेवेंट बंदे थे, जिसमें आपकी टीम इंडिया की मैनेजमेंट आ गई, जिसमें राहुल द्रविड़ है, रोहित शर्मा है, उन सबको इन्फॉर्म कर दिया, उनको रीजन बता दिया। तो आपको अपनी तरफ से न्यूज और रूमर्स जो है वो फैलाने की जरूरत नहीं है। खैर डिविलियर्स से जब बात पूछी जा रही थी, डिविलियर्स ने बताया कि भाई विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो है वो एक और जो बेबी है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके बाद हर जगह पे ना ये न्यूज जो है फैल गई। कुछ टाइम बाद एबी डिविलियर्स ने अपनी उस वीडियो में से वो पार्ट जो था जिसमें उसने ये रिवील करा कि भाई विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो है वो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो उसने हटा दिया। क्योंकि आई एम श्योर कि विराट कोहली नहीं चाह रहा होगा कि वो अभी ये चीज मीडिया पे लेकर आए। जिस तरह से हमने देखा था जब पहला बेबी भी जब हुआ था तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने काफी टाइम तक उसका जो फेस था वो हिडन रखा था मीडिया से, कोई पिक्चर्स नहीं आने दी थी बाहर मीडिया के। तो भाई सबकी अपनी मर्जी होती है, मैं समझता हूँ सबकी एक प्राइवेट लाइफ है। अगर वो इंसान नहीं चाह रहा बताना, ठीक है, तो आई डोंट नो क्यों मीडिया को और फैंस को भी इतना ज्यादा क्रेज है जानने के लिए कि विराट कोहली क्यों नहीं खेला। ठीक है, आप एज अ फैन आपको होता है कि यार आप किसी को पसंद करते हो, आप प्यार करते हो, तो आपको होता है यार वो ठीक है या नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट उसको फिर उस पर फेक न्यूज बनाना कि उनकी जो माता जी हैं उनकी तबीयत खराब है और इस तरह की अननेसेसरी क्या नाम है रूमर्स फैलाना, मैं समझता हूँ कि यार आप खुद ही क्या नाम है अपनी रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। तो आपको इस तरह की कोई चीज नहीं करनी चाहिए। डिविलियर्स ने शायद फ्लो में वो चीज कह दी, बाद में उसे रियलाइज हुआ होगा कि यार विराट से उसकी बात हुई होगी, विराट ने बोला होगा कि भाई मैं नहीं चाहता इस चीज के बारे में बात हो, तो उसने उस चीज को उस वीडियो को उस जो पार्ट था उसको हटा दिया अपनी वीडियो में से। लेकिन अब ये है कि ऑलरेडी सबको पता चल गया है, तो ये तो चीज हो गई है। बट आई होप कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भाई ठीक हो, और अगर वो वाकई एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी तो भाई उनके लिए बहुत सारी विशेस हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फैमिली में एक और नया मेंबर आ रहा है तो आपका होना वहां पे बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई नेशनलिज्म नहीं है, पैट्रियोटिक नहीं है विराट कोहली, देखो मतलब एग्जाम्पल्स दे रहे थे शहराज की कि भाई उसके जब फैमिली में डेथ हुई थी तो वो आई गेस उनके फादर की डेथ हुई थी उसके, तो वो तब भी वो खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह पहले भी विराट कोहली के साथ इस तरह की चीजें हुई हैं। तो यार आपको जितना विराट कोहली ने अचीव कर लिया ना, यार जो कुछ विराट कोहली ने करा है टीम इंडिया के लिए, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं अगर उस चीज को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ कि भाई उसने अपनी टीम के लिए क्या सिर्फ रन स्कोर नहीं करे, मैचेस जिताए हैं, क्रूशल मैचेस जिताए हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना उसकी कमिटमेंट के ऊपर, आप उसकी फिटनेस देखो, आप उसकी डेडिकेशन देखो, उसकी एनर्जी देखा करो फील्ड में। वो 0 पे आउट हो जाए, वो उसकी 50 ना हो, वो रन स्कोर करे ना करे, स्टिल वो जिस तरह से एनर्जी डाल रहा होता है बॉलर्स में, फील्डिंग में, उसके बाद भी अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो
कि वो पैट्रियोटिक है, उसकी नेशनलिज्म के ऊपर आप कर रहे हो, उसकी लॉयल्टी के ऊपर आप कर रहे हो क्वेश्चन, तो यार फिर मैं समझता हूँ कि दुनिया में ना फिर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते अगर आप उस ऐसे इंसान की आप क्या नाम है रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो बहुत सारी विशेष है विराट कोहली के लिए, यार उम्मीद करता हूँ कि थर्ड टेस्ट मैच में विराट कोहली जरूर है, क्योंकि यार मैं खुद विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ और विदाउट विराट कोहली जो है ना टेस्ट मैच का मजा नहीं आता। ये अगर विराट कोहली होता तो अलग ही एक मजा आता है टेस्ट क्रिकेट देखने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विराट कोहली जल्द से जल्द क्या नाम है टीम इंडिया के साथ ज्वाइन करें थर्ड टेस्ट मैच में स्पेशली, और मैं उसे हम सब जो है विराट कोहली को खेलते हुए देख सकें, और उम्मीद करता हूं कि वो आते साथ ही सेंचुरी अगर लगा दें तो मजा ही आ जाएगा। बाकी यार बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में, पीसीबी के बारे में। तो एक बार फिर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं या हमारी जो टीम है वो खेले ना खेले बट वो न्यूज में कहीं ना कहीं अपने आप को बनाकर जरूर रखती है। और मिसबाह हक का एक बयान आया है जिसमें मिसबाह हक ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो करी है और कहा है कि भाई कोई भी बंदा है ना, जो चाहे आप लोकल देख लो या आप इंटरनेशनल देख लो, कोई भी पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करना चाहता। और उसने अगर मैं आपको शॉर्ट करके बताऊं तो उसने सिंपल सा कहा कि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जहां पर आपको पता ही नहीं होता कि यार आप साल के लिए आ रहे हो, 2 साल के लिए आ रहे हो, मतलब आपको लॉन्ग टर्म कोई विजन ही नहीं होता, लॉन्ग टर्म आपको कंसीडर नहीं किया जाता। 1-2 सीरीज आप देखते हो उसके बाद बोलते फारिग करो, कोई नया बंदा लेकर आ जाओ। फिर वो नया बंदा आता है, एक बार फिर से सब कुछ आप देखो ना, हमारे चेयरमैन किस हिसाब से चेंज होते हैं, नजम शेट्टी है, जगह अशरफ है, अब एक बार फिर, तो मतलब जिस हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। तो और मजे की बात यह है कि जो भी नया बंदा आता है वो बोलता है कि भाई पिछला जो कुछ था वो सब गलत था, मैं जो हूं सब कुछ सही करूंगा, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। तो एक बार फिर से हम स्क्वायर वन पे आ जाते हैं, एक बार फिर से हम जीरो से स्टार्ट लेते हैं। ऑल्दो करना ये चाहिए कि भाई आप आए हो, ठीक है, आपकी एक विजन डिफरेंट होगा, आपकी सोच डिफरेंट होगी, आपकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होगी, आप अपनी एक अलग सोच लेकर आते हो, बट पिछले बंदे ने कुछ ना कुछ अच्छा काम भी तो किया होगा ना, भले वो 1% वो अच्छा काम हो, आप उस 1% चीज को रखो, बाकी आपको लगता है कि भाई ये चीज सही नहीं थी, आप उसको चेंज करो। बट यहां पे ऐसा नहीं होता। प्लस कोई भी क्या नाम है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आता, थोड़े टाइम के लिए आया, देखा, एक दो सीरीज दी, 3 सीरीज दी, फारिग कर दिया। और फिर जिस हिसाब से क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग कोचेस को क्रिटिसाइज करते हैं, भाई मैं समझता हूं कि कोचेस जो है ना सिर्फ नाम का होता है, चाहे आप क्रिकेट ले लो या आप कोई भी स्पोर्ट्स ले लो। आपने देखा है अभी फुटबॉल में एज अ मैनेजर होता है, हमने तो एक नाम दिया है ना, एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये। तो जो कोच आ रहा है, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को, रिजवान को, क्या नाम है, या हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उसको क्या अभी इस आज की डेट में क्या बैटिंग टिप्स की जरूरत होगी, उनकी टेक्निक सही करने की जरूरत होगी, या उन्हें कोई कोचिंग करने की जरूरत होगी? कोचिंग होती है ग्रास रूट लेवल पे, अंडर 19 में, अंडर 18 में, अंडर 17 में, ग्रास रूट लेवल पे होती है कोचिंग। यहां पर आपने स्टैब्लिश कर लिया, एक प्लेयर ने 10-10 साल खेल लिया, 8 साल खेल लिया, अच्छे खासे रन लगा लिए, एक नाम बना लिया अपनी उसी टेक्निक से, तो उसके बाद खुद ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है। यहां पर कोचेस का सिर्फ एक काम होता है कि वो टीम को मैनेज करे, ठीक है, टीम को चलाए, फिर छोटे मोटे जो अगर अमेंडमेंट्स करनी हो, माइनर एडजस्टमेंट करनी हो, वो आप सजेस्ट कर सकते हो, वो आप बता सकते हो, वो आप एनालिसिस करते हो। इतना बड़ा जो कोचिंग स्टाफ होता है वो एनालिसिस करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल के अगर आप बैटिंग कर रहे हो और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एडजस्टमेंट जो है वो सही नहीं हो रही है, आपका जो हेड पोजीशन है वो सही नहीं आ रही है, कुछ भी रीजंस होते हैं, आप टच में नहीं हो, तो कोचेस का जो स्टाफ का काम होता है उन चीज को एनालिसिस करे, आपको वो वीडियोस वगैरह दिखाए और आपको वापस उस शेप में लेकर आए, ना कि आपकी फिर पूरी टेक्निक चेंज हो, आपको स्क्वायर वन पे लेकर जाए। तो ये कोचेस का काम नहीं होता। तो कोचेस मैं समझता हूँ सिर्फ नाम के होते हैं, बट हमारे पता नहीं, सेम इंडिया में भी ये चीज मैंने देखी है, सेम मैंने इंडिया में फिर भी मैं समझता हूँ कम है, इंडिया में तो कैप्टन को उड़ाया जाता है ज्यादा, बट हमारे यहाँ जो है, मैं अगर कुछ रिसेंट पास उठाकर देखूं तो कोचेस को तो मतलब रगड़ दिया जाता है। ऑल्दो कोच कुछ नहीं कर सकता भाई, अब बॉल क्या करेगा अगर एक बॉलर जो है वो खुद रेस्ट नहीं कर, फॉर एग्जाम्पल बॉलरिंग कोच है, वो अगर रेस्ट ही नहीं कर, जो वो बता रहा है आपको कि भाई आपको इस तरह से बॉलिंग करनी है, वो आपको हर चीज प्रोवाइड करके दे रहा है। अब वो तो इंडियन बॉलर के ऊपर है ना कि वो सीख रहा है नहीं सीख रहा है। जिस हिसाब से हमारे बॉलर्स रेस्ट नहीं लेते हैं, खेले जा रहे हैं, पेस गिरी हुई है, ठीक है, तो क्या करेगा एक बॉलिंग कोच? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीम है जिसके पास हर कोच आया, उसके कोच बदलते गए आते गए,
बट जो परफॉर्मेंस है टीम की वो वैसी की वैसी रहे। इट मींस कि प्रॉब्लम कोच की नहीं है, प्रॉब्लम है आपके प्लेयर्स की। वही कोच अगर दूसरी किसी टीम में के साथ एसोसिएट होते हैं तो वहां पर अलग ही उनकी परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हो जाती है। इट मींस के गलती आपके प्लेयर्स की है कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो नहीं करते। तो इसीलिए मिसबाह हक ने ये डिसअपॉइंटमेंट शो करी, और मैं टोटली एग्री करता हूँ मिसबाह हक के साथ कि यार अगर इस तरह की किसी भी जगह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोग जॉब करते हो और आप खुद इमेजिन करो कि वहां पर क्या नाम है लोगों को फायर बहुत जल्दी किया जाता है, ठीक है, तो आप कैसे एक सेफ फील करोगे, आप कैसे सर्टेनिटी फील करोगे, स्टेबिलिटी फील करोगे उस एनवायरनमेंट में? वो आपके लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। और किसी को भी शौक नहीं होता है कि यार वो, और जिस तरह की पोजीशन होती है कोचिंग की, आप आते हो, आप एडिट प्रेशर ले रहे हो, आपको क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, आप पैसे तो मिल रहे हैं आपको, लोग बोलते हैं आपकी जॉब है। भाई ठीक है जॉब है, बट इंसान भी तो है इन दी एंड। उसने उस आपको क्या पता कि वो तो अपनी जॉब सही कर रहा है, आपके जो प्लेयर्स हैं वो खुद नहीं कर रहे। अब आप एग्जांपल देख लो ना, मैं बात करता हूं आजम खान की। आजम खान की आप डोमेस्टिक में या ये लीग्स वगैरह में आप परफॉर्मेंसेस दिखा करो, ऐसा लगता है आजम खान से बेहतर जो है हिटर जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान क्रिकेट सर्किट में नहीं है, उसके सिस्टम में नहीं है। आज आजम खान ने अपनी टीम के खेलते अपनी टीम के लिए खेले थे, मैं उस टीम का मुझे नाम ठीक से नहीं याद, बट ILT20 लीग जो चल रही है इस वक्त, तो आजम खान ने फास्टेस्ट 50 भाई स्कोर कर दी, 5 चौके और 4 छक्के मार के कुछ 18 बॉल्स पे फास्टेस्ट 50 स्कोर करी है। यही आजम खान से क्या नाम है छक्का छोड़ो चौका नहीं लग रहा था जब वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था। मतलब वो इतने छोटे छोटे ग्राउंड थे, उस ग्राउंड में आजम खान से शॉट्स नहीं लग रहे थे। तो आप देखो कि आपके प्लेयर में खामी है। अब एक पूरी दुनिया आजम खान को बोल रही है कि भाई आप मैच फिट नहीं हो, आपकी फिटनेस नहीं है, आप फिट हो, बट नहीं। मैं उनका क्या आगे से आता है कि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं पतला हो गया तो मेरी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। तो यार आप मोटे ही थे ना, आप इसी पोजीशन में थे, आप हाथी ही थे आप जब आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे। शायद एक छक्का मारा है आजम खान ने, जितना मुझे याद आ रहा है, वो डाउन द विकेट आकर मेरे ख्याल से सऊदी को मारा था या पता नहीं किसको मारा था, तो एक छक्का मारा है। तो आप परफॉर्मेंस देखो आजम खान की इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप यही इमेजिन करो कि यार आप कल, अभी तो हमें पता नहीं चलता है ये चीजें, लीग्स में आप नहीं देखते हो इतना कुछ कि भाई एक्स्ट्रा रन आ रहे हैं, बट टूर्नामेंट्स वगैरह जब सीरीज होती है, टूर्नामेंट्स आते हैं, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वहां पे एक एक रन जो होता है ना वो मैटर करता है, एक एक रन पे आपका मैटर करता है। और ये जब वाइड्स होंगी, ये चीजें होंगी, तो आजम खान किस तरह से वो चीज को रोकेंगे, कंपनसेट करेंगे, तो ये मेरी समझ से बाहर है। बट मुझे समझ नहीं आता क्या पर्ची लगा आजम खान बार बार आ जाता है। तो यार ये तो हमारे जो क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज़ें तो चलती रहती हैं और कोई न्यू नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि अगर किसी दिन ऐसा होता है कि भाई कोई न्यूज़ नहीं आ रही है हमारे क्रिकेटिंग बोर्ड की या हमारे क्रिकेटर्स की, तो वो दिन भी बड़ा अजीब लगता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। एज अ पाकिस्तानी मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ तो ये तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है कि भाई जब कोई न्यूज़ कुछ भी नहीं होता इस दुनिया को, मतलब कोविड टाइम्स में भी हमने न्यूज़ दी है हर रोज़, तो कंट्रोवर्सी बनाना, न्यूज़ देना, ये मतलब हम परफॉर्मेंस दें या ना दें, लेकिन न्यूज़ आपको ज़रूर देंगे, इंटरटेन आपको हम करते रहेंगे। तो ये सब तो चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही है, और आप लोगों से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।